तो मूवी की शुरुआत में हम यूरी से मिलते हैं जो बताती है कि हमारे टाउन के पहाड़ों में ओची नाम के क्रिएचर्स रहते हैं जिनसे बचने के लिए हमारे गांव में पहरे लगाए जाते हैं क्योंकि रात में वो ओची क्रिएचर अपने पहाड़ों से बाहर निकल आते हैं। इसके बाद हमें पेत्रो शिकारी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। इन बच्चों में यूरी भी मौजूद थी और इन सभी बच्चों के हाथ में राइफल्स भी थी। पेत्रो जंगल में जाने से पहले यूरी को एक चाकू देता है और उसे कहता है कि इस चाकू को संभाल के रखना, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने लगे तो ये तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद फाइनली हमें ओची क्रिएचर को दिखा दिया जाता है जो कि बंदर की तरह दिखने वाले ब्लू कलर के क्रिएचर्स थे। और फिर पेत्रो के कहने पे सभी बच्चे जंगल में आग लगा देते हैं और उन क्रिएचर्स का ट्रैप लगा के रास्ता भी बंद कर देते हैं और बाकी बच्चे इन ओचिस का शिकार करने में लग जाते हैं। ओचिस बेचारे इस हमले को बर्दाश्त नहीं कर पाते और अब जैसे ओचिस की दुनिया में तो क़यामत ही टूट पड़ी थी। यहाँ के लोग ओचिस का खात्मा करना चाहते थे और इन क्रिएचर्स को इस जंगल में से निकालना चाहते थे ताकि इन लोगों का टाउन सेफ रह सके। और इस सारे अटैक के दौरान एक ओजी बेचारी यूरी से टकरा जाती है और उसकी आंखों में काफी मासूमियत जाहिर हो रही थी क्योंकि उस ओजी बेचारी का बच्चा दरख्त के ऊपर फंस चुका था। वो ओजी अपने मासूम से बच्चे को बचाना चाहती थी और ये देख के यूरी काफी इमोशनल होगी और फिर यूरी ने उस ओजी की मदद करने का फैसला किया। अभी यूरी ने उस बच्चे को दरख्त से उतारा ही नहीं था कि यूरी के एक साथी ने ओजी मदर पे अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई और उस जख्मी ओजी को उसके साथी यहाँ से ले गए और उसका बच्चा बेचारा यहीं पे भटक गया। सुबह होते ही पेत्रो सारे बच्चों की काफी तारीफ करता है कि रात को तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया, लेकिन इस सब के बावजूद वो अपने खाने के लिए कुछ भी शिकार करके नहीं लाए थे। इसीलिए वो उन सब बच्चों को जो कि उसके पास शिकार सीखने के लिए आए थे उन्हें ज्यादा मेहनत करने को बोलता है। और फिर खाने की टेबल पे पेत्रो यूरी को काफी बुरा भला बोलता है क्योंकि शिकार में उसकी परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं थी और फिर वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वो जंगल में अपना मुंह ठीक करने के लिए जाती है लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे एक बार में से अजीब सी आवाज आती है। उसने जब करीब जाके देखा तो उसे पता चला ये तो वही ओजी ट्रैप में फंसा हुआ है जिसको उसकी माँ बचा नहीं पाई थी। यूरी को देख के वो मासूम ओजी और ज्यादा चिल्लाने लगता है। यूरी को वो काट न लेता, इसीलिए यूरी उसके गले में लकड़ी फंसा के उसे उस ट्रैप से निकाल देती है और अब वो मासूम ओजी तेजी से भागने की कोशिश करता है लेकिन जख्मी होने की वजह से वो बेचारा तो चल भी नहीं पा रहा था। और अब यूरी को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे अपने बैग में डाल के अपने घर ले आती है और फिर उसका जख्म साफ करके उसके जख्म पे पट्टी कर देती है। और इस सब के बाद उस बच्चे को समझ आ जाता है कि यूरी उसकी दुश्मन नहीं है जिसकी वजह से इन दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है। बाहर जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे, गोलियों की आवाज सुन के इस बेचारे को कल का सारा हादसा याद आ जाता है जिसकी वजह से ये जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। यूरी घबरा जाती है और घबरा के उसे चुप करवाने लग जाती है लेकिन बाहर सभी ने उसकी आवाज सुन ली थी। जानवर के बच्चे की आवाज सुन के रूबेर्तो गन लेके अंदर आ जाता है और उसने ओजी को देख लिया था। इससे पहले वो उसे शूट कर देता, उसके सामने यूरी आ जाती है। वो रूबेर्तो से कहती है, सुनो ये एक मासूम बच्चा है, ये हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये बस अपनी माँ से बिछड़ा हुआ है। मैं बस इस मासूम बच्चे को इसकी माँ तक पहुँचाना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम में इतनी तो इंसानियत है कि तुम इस बच्चे को नुकसान नहीं पहुँचाओगे। रूबेर्तो इमोशनल होकर अपनी गन नीचे कर लेता है। यूरी फौरन से अपने बैग में उस बच्चे को डाल के विंडो से जंगल की तरफ भाग जाती है। रूबेर्तो इस बारे में किसी को नहीं बताता, यहाँ तक कि अपने मास्टर पेट्रो के पूछने पे भी वो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैंने तो यूरी को देखा ही नहीं। अब मास्टर को यूरी की फिक्र होने लगी थी। वो यूरी के रूम में आते हैं और वहाँ पे उन्हें एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। यूरी के रूम में कारपेट से उन्हें खून और जानवर के बाल मिलते हैं जिसकी वजह से वो समझ गए थे कि यूरी किसी मुश्किल में है। वो बाहर जाके सारे बच्चों को बोलते हैं कि यूरी किसी मुश्किल में है, यूरी को किसी ने किडनैप कर लिया है, हमें फौरन ही उसको ढूंढना होगा। और अब गाड़ी में बैठ के ये सभी लोग जंगल की तरफ यूरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। अब पूरा जंगल छान लेने के बाद भी इनको यूरी नहीं मिलती और फिर हमें यूरी दिखाई जाती है जो कि अब किसी दूसरे टाउन में पहुंच चुकी थी। यूरी को अब काफी भूख लग रही थी जिसकी वजह से वो एक स्टोर पे पहुंच जाती है। वहां जाते ही ओजी यूरी के बैग में से बाहर निकल आता है और अब उस ओजी को वहां के स्टाफ ने देख लिया। वो अपनी गन निकाल के उस ओजी को मारने भी लग जाती है लेकिन यूरी उसको बचाने के लिए वहाँ के फ्रीजर के अंदर छुप जाती है। ओजी को तो अब मालूम नहीं था कि वो यूरी को और अपने आप को किस मुश्किल में फंसा रहा है। यूरी उसको चुप करवाने के लिए उसके मुंह पे हाथ रख देती है जिसकी वजह से ओजी यूरी को ही काट लेता है और फिर वो बहुत मुश्किल से ओजी की जान बचाने के लिए विंडो का शीशा तोड़ के इस मॉल से बाहर निकलती है। वहाँ से बाहर निकलने पे उसे एक कार मिलती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उस कार के अंदर चाबी लगी हुई थी। वो चोरी उस कार में बैठ के वहाँ से भाग जाती है। अब यूरी के बाजू पे जहाँ पे उसे ओजी ने काटा था वो जगह सारी सूज गई थी और वहाँ पे छाले भी निकल रहे थे और उसके बाजू का कलर भी बिल्कुल ओजी के कलर की तरह ही नीला हो रहा था। अब उस बेचारी को चक्कर आने लग गए थे और उससे गाड़ी भी ड्राइव नहीं हो रही थी जिसकी वजह से वो गाड़ी को साइड पे ही उतार देती है। और कुछ देर बाद हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे
किनारे के पास बैठी हुई थी और अब उसका पूरा जिस्म ओची की तरह ही नीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि उसके बाजू में अब जहर फैल रहा है। वो जल्दी से नदी के किनारे बैठ के कुछ कीड़ों को उठा के अपने जख्म के ऊपर रख लेती है ताकि वो कीड़े उसके बाजू में से सारा जहर चूस लें। और मजे की बात ये थी कि ओची के काटने की वजह से यूरी उस ओची की सारी बातों को समझ पा रही थी। वो उसकी सारी बातों को सुन भी पा रही थी और महसूस भी कर पा रही थी और ये जान के उसे काफी हैरानी होती है। और फिर जैसे ही उसे ये एहसास होता है कि वो ओची की सारी बातें समझ पा रही है तो वो खुशी से पागल हो जाती है और फिर उसे चक्कर आता है। चक्कर आने की वजह से वो एक गड्ढे में गिर जाती है और वो गड्ढा एक ट्रैप था जो कि ऊपर से बंद हो जाता है और ओची बेचारा परेशान था कि अब वो बाहर कैसे निकलेगी। लेकिन उस गड्ढे में गिरने की वजह से वो इतनी जख्मी होगी जिसकी वजह से वो वहीं पे बेहोश हो गई। और फिर उस गड्ढे के पास एक औरत आती है और उसे यहाँ से निकाल के अपनी कमर पे लाद के उसे अपने घर लेके जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो इधर उधर अपने ओची को ढूंढती है और उस लेडी को अपनी मोम कह के पुकारती है। वो असल में ही उसकी मोम थी। यूरी अपनी मोम से पूछती है कि मोम वो ओची कहाँ पे है, मुझे उसकी मोम तक उसको पहुँचाना है। वो अपनी मोम से कहती है कि मोम आपको पता है कि मैं उसकी लैंग्वेज समझ पा रही थी। उसकी मोम कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये लैंग्वेज मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। फिर वो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाती हैं जिसमें से ओचिस जैसी आवाजें निकल रही थी। और फिर यूरी सोच लेती है कि जो भी हो मुझे उसकी मोम तक उस बच्चे को पहुँचा के रहना है, मुझे उस बच्चे को लावारिस नहीं छोड़ना। वो अपनी मोम से कहती है जैसे आपने मुझे लावारिस छोड़ दिया। फिर अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी मोम के पास जाती है। वहाँ जाने पे उसे बहुत सारी रिसर्च और चीजें मिलती हैं जो कि उसकी मोम ने ओचिस पे ही की हुई थी। उसकी मोम उसे कहती है कि जिन क्रिएचर्स का तुम भला सोच रही हो वो क्रिएचर्स तो भले के काबिल है ही नहीं, वो इंसानों से नफरत करते हैं और इंसानों से नफरत करते ही रहेंगे। उसकी मोम उसे कहती है कि जो बच्चा तुम्हारे पास है तुम उस बच्चे को उसकी माँ तक तो पहुँचा दोगी, लेकिन जैसे ही उस बच्चे में से उन्हें इंसानों की स्मेल आएगी तो वो अपने ही बच्चे को अपने से दूर कर देंगे और उसके बाद वो उस बच्चे को मार देंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ तुम्हारी इतनी मेहनत का। ये सुन के यूरी अपनी मोम पे ही चिल्लाने लग जाती है। उसको लगता है कि उसकी मोम उससे झूठ बोल रही है। वो अपनी मोम से कहती है कि जो माँ अपने बच्चों के बारे में ना सोच सके वो दूसरों के बच्चों की क्या फिक्र करेगी। और फिर यहाँ पे उसे अपनी मोम का बनाया हुआ मैप नजर आ जाता है जिसमें उसे ओचिस की दूसरी लोकेशन का पता चल जाता है। और फिर वो अपने कपड़े पहनती है और कुछ खाने का सामान लेके वहाँ से निकल जाती है। और फिर जंगल में जाने के बाद यूरी ओची की जबान में ही ओची को पुकारती है लेकिन उसे ओची नहीं मिलता, जिसके बाद वो थक हार के वहाँ पे बैठ जाती है। और फिर एक पेड़ में से ओची की आवाज आती है। ओची यूरी को बुलाता है। यूरी देख के काफी खुश हो जाती है। वो इतनी खुश थी कि जैसे उसे कोई खजाना मिल गया। और फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ के ओची को नीचे उतारती है। और इस सारे चक्कर में अब रात हो चुकी थी। एक जगह पे बैठ के खुद दूध पीती है और ओची को भी दूध पिलाती है। और फिर वो ओची की लैंग्वेज में ओची को बताती है कि अब रात हो गई है, सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारी मोम के पास ले जाऊंगी। सुबह होते ही ये दोनों नदी को पार करके एक हसीन दुनिया की तरफ पहुंच जाते हैं। इस हसीन दुनिया में काफी खूबसूरत पहाड़ थे और इनके अंदर छोटे छोटे गारों में ओजिस छुपे हुए थे। यूरी के पास छोटा ओजिस अपने बड़े ओजिस को आवाज देता है, लेकिन उस ओजी की आवाज सुन के सारे बाहर तो आते हैं, लेकिन जैसे ही वो यूरी को देखते हैं वो सारे अपने गारों के अंदर चले जाते हैं। ये देख के यूरी समझ जाती है कि उसकी मोम बिल्कुल ठीक कह रही थी। जैसे ही वो इस ओजी को यूरी के साथ देखेंगे तो वो इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतने में हम देखते हैं कि मास्टर पेट्रो भी यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ आते ही वो फायरिंग शुरू कर देता है। यूरी नहीं चाहती थी कि यहाँ पे किसी भी ओची को थोड़ा सा नुकसान पहुँचे। वो यहाँ से भागना शुरू करती है जिसकी वजह से वो पानी में डूब जाती है। पेट्रो उसे ओची को छोड़ के अपने पास आने को कहता है, लेकिन यूरी पेट्रो की बात नहीं मानती और इन सब से बचने के लिए वो जल्दी से पानी में तैरते हुए एक बड़ी सी खौफनाक गार के अंदर चली जाती है। मास्टर पेट्रो हर हाल में यूरी को बचाना चाहते थे, इसीलिए उनको भी मजबूरन इस गार के अंदर जाना पड़ता है। गार काफी खतरनाक थी जिस वजह से पेट्रो यूरी को बचाना चाहता था। वो जल्दी से भागते हुए अंदर जाता है, उसका पाँव फिसल जाता है जिसकी वजह से वो लकड़ियों के अंदर फंस जाता है। पेट्रो वहाँ पे बुरी तरह से फंस चुका था। ये देख के यूरी को उस पे रहम आ जाता है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ पे आ जाती है। और वहाँ पे पहली बार यूरी के पीछे से ओची आगे आके पेट्रो को देखता है। पेट्रो को भी उसकी आंखें काफी मासूम लगती हैं और वहाँ पे पहली मर्तबा पेट्रो को एहसास होता है कि हम इन क्रिएचर्स को कितना बुरा समझते हैं, असल में तो ये क्रिएचर्स बुरे हैं ही नहीं। और यहाँ पे पहली मर्तबा वो इस ओची से प्यार करता है और इनको मारने वाली अपनी सोच को चेंज कर देता है। और फिर यूरी काफी कोशिश करती है जिसकी वजह से पेट्रो उस ट्रैप से आजाद हो जाता है। और अब यूरी की मोम भी गन और लाइट लेके यहाँ पे आ चुकी थी क्योंकि उन्हें भी अपनी बेटी को बचाना था। इसके बाद यूरी और पेट्रो इस घाट को पार करके ओचिस की खूबसूरत दुनिया में पहुँच जाते हैं। और फिर ओचिस की इस खूबसूरत दुनिया में से सारे ओचिस बाहर आ जाते हैं और वो पहली बार इन सभी इंसानों को इतने करीब से देखते हैं। ये सभी क्रिएचर्स इंसानों को देख के डर जाते हैं और वापस अपनी अपनी गारों में छुप जाते हैं। इसके बाद यूरी की मोम इन क्रिएचर्स को समझाने के लिए अपना फ्लूट बजाती है और इनकी लैंग्वेज में ही इनको
समझाती हैं। वो ओची से बात करके उनको समझाती है कि ये इंसान तुम लोगों को मारने के इरादे से नहीं आए, बल्कि ये तुम लोगों का बच्चा तुम लोगों को वापस करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये सुनने के बाद ओचिस रिलैक्स हो जाते हैं। यूरी जाके ओचिस को उसकी मोम के हवाले कर देती है और ओची अपनी मोम से जाके लिपट जाता है। माँ और बच्चे के मिलने के एहसास को देख के यूरी काफी इमोशनल हो जाती है और फिर वो रोते हुए अपनी मोम को देखती है तो उसकी मोम भाग के उसको अपने गले के साथ लगा लेती है। और अब ये दोनों माँ बेटी भी एक दूसरे को गले लगा के अपने बिगड़े हुए रिश्ते को ठीक कर लेती हैं और अब ओची और यूरी दोनों ही अपनी माओ के साथ खुश थे। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।